तो आज की क्लास को शुरू करते हैं अब। जैसा कि अपने ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ रहे थे। 1853 का चार्टर एक्ट हमने लगभग लगभग खत्म कर दिया था पिछली क्लास में। और उसका लास्ट जो पॉइंट है वो चल रहा था। हमने ये सारी चीजें पढ़ रही थी कि भाई उसमें एक सबसे बड़ा जो बदलाव जो हम लोग देखते हैं, जो हमने सबसे बड़ा बदलाव देखा था कि 1853 के चार्टर एक्ट से एक छोटी सी संसद बन गई थी भारत में। यानी ये कह सकते हैं भारत में एक विधायिका की नींव रख दी गई थी, भले ही छोटे रूप में हो। यही आगे जाकर के एक बड़ी विधायिका, और फिर हम देखेंगे देश की आजादी के बाद में संसद बनती है अपने भारतीय संविधान के हिसाब से। लेकिन इन चीजों की जो नींव है वो रखने का काम ये 1853 का चार्टर एक्ट कर देता है। फिलहाल जो छोटी संसद थी, वो छोटी संसद का मतलब है इसमें केवल 6 लोग थे। इसमें कितने थे? 6 लोग। 6 लोगों को विधायी परिषद में एंट्री मिली थी। और ये 6 लोग और गवर्नर जनरल की जो परिषद, और ये 6 लोग मिलकर के भारत के लिए विधि या कानून बनाने का काम ये लोग करते थे। तो ये हमने जान लिया था, और इस एक्ट से हमने ये भी पढ़ लिया था कि कार्यकारी और विधायी कार्य, ये मतलब कुछ इम्पो भाई सारे प्रावधान अगर आपके याद भी नहीं रहे ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो तो आपको भूलने ही नहीं है। कि कार्यकारी जैसे आ गया कि कौन से कानून से गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यकारी कार्य और विधायी कार्यों में पृथक्करण हुआ, दोनों को अलग अलग किया गया। तो कौन सा एक्ट था, तो आपको ध्यान रखना है वो एक्ट था 1853 का एक्ट। क्षेत्रीय या स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत कौन से एक्ट से हुई, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उस वो एक्ट का नाम था 1853 का चार्टर एक्ट। फिर आपके जैसे ये आ गया कि सिविल सेवकों के लिए जो खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत कहाँ से होती है, वो भी किससे शुरू होती है, वो भी 1853 के चार्टर एक्ट से शुरू होती है। फिर हमने इसके बाद में एक मेकाले का नाम बड़ा सुना था कल जब हम क्लास ले रहे थे, कि मेकाले बार बार कमेटियों का हेड है। चाहे वो विधि आयोग हो, चाहे विधि सदस्य के रूप में हो, चाहे सिविल सेवा से संबंधित अगर कोई आपकी ये जो 1854 में कमेटी बनी थी उसका हेड भी मैकाले था। एजुकेशन के बारे में भी जो रिपोर्ट करने वाली कमेटी थी, वो भी उसका भी मैकाले ही हेड था। हम लास्ट पॉइंट पर थे कल जो हमने क्लास समाप्त की थी उसमें, कि बंगाल में क्या हुआ कि अलग से, बंगाल में क्या हो रहा है कि अलग से ये एलजी, ये जो एलजी का पद है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल, ये जो पद अब वहां आ गया। और ये पद क्यों लाया गया होगा, मतलब सोचने वाली बात है कि ये पद का मतलब क्या, ये पद की यहाँ क्या जरूरत पड़ रही है। अब आप देखो 1833 का जो एक्ट आया था ना, उससे हमने बंगाल के गवर्नर जनरल को किसका गवर्नर जनरल बना दिया भाई? भारत का। इसका मतलब जो पहले तक तो क्या था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो बंगाल भी संभालता था, और जितना भी कंपनी का क्षेत्र था वो भी संभालना पड़ता था। उसके नीचे वो दोनों गवर्नर भी होते थे। लेकिन अब बंगाल का गवर्नर जनरल तो क्या है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल है, उसको तो पूरे भारत की जिम्मेदारी है। जब वो भारत की जिम्मेदारी है तो कहीं बंगाल की जिम्मेदारी कौन संभाले? अब ऐसा थोड़ी कर सकते हैं जो भारत का है तो उसको कहें कि तुम बंगाल की एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर रहेगी, तुम बंगाल को अलग से देखोगे और पूरे भारत को भी देखोगे। तो ये तो फिर मतलब प्रशासनिक दृष्टि से सही नहीं बैठता, फिर व्यवस्थाएं अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा बंगाल की जो अलग से एक जो जिम्मेदारी थी, जब वो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो अब उस एक्स्ट्रा जिम्मेदारी को हटा देते हैं। और बंगाल को संभालने के लिए, बंगाल को चलाने के लिए, यहाँ का प्रशासन चलाने के लिए, स्थानीय प्रशासन चलाने के लिए इन्होंने एक अलग से एक व्यक्ति को बैठा दिया। उस पद का नाम था एलजी, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब हिंदी में अगर इसको कहें तो उपराज्यपाल का एक पद बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल की जो जिम्मेदारी थी बंगाल को चलाने की वो हट गई। अब बंगाल को का जो प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी किसके पास आ गई थी? एलजी के पास। ये ध्यान रखना है। तो आना तो नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं है आजकल के जो पर्सन आ रहे हैं परीक्षाओं में, आ भी जाए कि अगर बंगाल में जो एलजी का पद है वो कौन से चार्टर एक्ट से सर्जित हुआ था, ऐसा प्रश्न आ जाए
तो आपको याद रखना है 1853 का जो चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट ने बंगाल में एक नया पद बनाया था जिसका नाम था एलजी, उपराज्यपाल का पद। तो पहले जो बंगाल में एलजी बने, यानी कि जब ये पद बना तो कोई किसी ना किसी व्यक्ति को इस पर बिठाया होगा इस पद पर। तो जो पहले एलजी थे बंगाल के, वो कौन थे? लॉर्ड फ्रेडरिक जैक्स हॉलिडे। ये मैंने आपको नाम दिया हुआ है, तो आप इसको याद कर लें थोड़ा सा। लॉर्ड फ्रेडरिक जैक्स हॉलिडे, ये आप ध्यान रखें, ये एलजी है, ये एलजी का पद है। और एलजी के इस एलजी का जो पद है, तो जो पहला एलजी बना है उसका नाम है लॉर्ड फ्रेडरिक जैक्स हॉलिडे। ये आपको ध्यान रखना है कि ये इस नाम का व्यक्ति था जो पहला एलजी बना था। क्या पता कोई गहराई से कोई प्रश्न पूछ ले। तो और कई बार क्या होता है, कथन वाले भी प्रश्न आते हैं तो उनमें कोई एक आध फैक्ट डाल देते हैं, एलजी का पद कब आया, किस कानून से आया, क्या है, और इतने में ही एक ये फैक्ट डाल देंगे। तो बताइए फिर बंगाल का पहला एलजी कौन था? तो आपको थोड़ा बहुत तो नाम का आइडिया होना ही चाहिए। जैक्स हॉलिडे या फ्रेडरिक जैक्स हॉलिडे, आपको आइडिया होना चाहिए ताकि अपना प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। मेन मुद्दा ये है आखिरकार। अब आते हैं, अब देखो इस एक्ट के साथ ना अपने एक पड़ाव पूरा कर लिया है, ध्यान रखना आप। इस एक्ट के साथ अपने एक पड़ाव पूरा कर लिया है। कौन सा पड़ाव पूरा कर लिया है? कि कंपनी का जो शासन है, वो कंपनी का शासन खत्म हो गया है। भारत में जो कंपनी चल रही थी, वो कंपनी का शासन का दी एंड हो गया। और अब भारत में शासन शुरू होगा किसका? सीधे सीधे ब्रिटेन की महारानी का, मतलब ब्रिटिश क्राउन का। देखो ब्रिटिश क्राउन एक पद है। अब उस पद पर राजा भी हो सकता है और महारानी भी उस पद पर, मतलब वो पद उनको भी मिल सकता है। तो महारानी भी हो सकती है, राजा भी हो सकता है। तो ब्रिटिश क्राउन एक पद था, वहां का सर्वोच्च पद था। हाँ ये जरूर थी कि ये भी फिर बाद में एक, जब वहां संवैधानिक राजतंत्र हुआ तो ये इस पद के पास भी नाम मात्र की ही शक्तियां रह गई थी, अ, इस क्राउन वाली पोस्ट के पास। तो ध्यान रखना है कि ब्रिटिश क्राउन का जो शासन शुरू होता है वो 1857 की जो क्रांति है उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में भारत की बागडोर संभाल लेते हैं। ये ध्यान रखना है। तो अब तक जो हमने 1773 से, ध्यान रखना, हमने 1773 से स्टार्ट हुए थे। 1773 में पहला कानून आता है जिससे कंपनी का भारत में शासन को कंट्रोल किया जा रहा है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर उसके बाद में 1781 में आपको ध्यान हो संशोधन कानून आया, सेटलमेंट एक्ट दूसरा। तीसरा 1784 जिसमें पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब जो दमखम वाले आदमी थे, तो उन्होंने कहा हमारी शर्तें मांगो, तो उनकी शर्तें मांगने के लिए उन्होंने अपनी शर्तें पूरी करवाने के लिए एक नया कानून बनवा लिया था। उसको हमने 1786 का कानून दिया था, नाम दिया था। फिर 1793 में फिर चार्टर एक्ट शुरू हो गई। फिर 20-20 साल के गैप से चार्टर एक्ट आए। 1813 में चार्टर एक्ट आया, 1833 और 1853। ये वो कानून हैं जो भारत में कंपनी के शासन के दौरान ब्रिटिश संसद ने बनाए थे। भारत में कंपनी के शासन को अच्छा बनाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, और उस कंपनी के शासन पर अपनी पकड़ बनाने के लिए उन्होंने ये सब कानून बनाए थे। तो ये जो कंपनी के शासन, ये जो अब तक हमने जो पढ़ा, इन कानूनों के अंतर्गत भारत में कंपनी काम कर रही थी। सीधे सीधे ब्रिटेन की महारानी का शासन नहीं था, ब्रिटिश क्राउन का शासन नहीं था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटेन की क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के समझ में आ गया कि अब भारत में कंपनी के बस की बात नहीं है भारत में रूल करना। अब भारत में सीधे सीधे भारत की जो सत्ता है, भारत की जो राजनीतिक सत्ता है, वहां का जो शासन है, जो प्रशासन है, वहां की जो बागडोर है, वो मुझे ही हाथ में लेनी पड़ेगी। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू होता है। तो अब सीधे सीधे ध्यान रखना है, जब ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू होता है तो ब्रिटिश क्राउन के शासन के समय कौन कौन से कानून बन रहे हैं वो अब आप अपना उनको पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश क्राउन का शासन
कौन से कानून के माध्यम से शुरू हो रहा है? तो वो शुरू हो रहा है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से। ध्यान रखना है, ये ब्रिटिश क्राउन का जब 1857 की क्रांति हुई और ब्रिटिश क्राउन ने कहा अब भारत मैं ही चलाऊंगा, भारत को मैं संभालूंगा, आपके बस की बात नहीं है, तब ये कानून आया था 1858 का। ये ध्यान रखना है। और ये कानून क्या कह रहा है? ये कानून कह रहा है, इस कानून ने कहा कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इसका रूल खत्म, और भारत में किसका शासन शुरू? ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश ताज का शासन शुरू होगा। ये बात कहाँ लिखी थी? ये लिखी थी 1858 के भारत सरकार अधिनियम में। ध्यान रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1858 में लिखा हुआ था कि अब भारत में क्राउन का शासन होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं होगा। तो अब ठीक है, अब इस अधिनियम को अपन पढ़ेंगे इसको। तो इसमें देखो, इसे भारत में सुशासन लाने वाला। तो अब है ना, इस अधिनियम को हमने क्या कहा? सुशासन। तो क्या इसका मतलब ब्रिटेन की महारानी अब क्या कहना चाह रही है? ब्रिटेन की महारानी कहना चाह रही है कि अब देखो, भारत की बागडोर अब हमारे पास में है, तो आप टेंशन ना लें, भारत में अब है ना बहुत ही शानदार शासन चलाएंगे, गुड गवर्नेंस होगी, बहुत ही अच्छा शासन चलेगा, बहुत जिम्मेदार शासन चलेगा, जवाबदेही शासन चलेगा, ऐसा शासन चलेगा जहां हम भारतीयों की फिक्र करेंगे, भारतीयों की चिंता रहेगी हमें। हम भारत के मामले, चाहे वो सामाजिक मामले हो, धार्मिक मामले हो, उनमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भारतीयों को अपने हिसाब से जीने देंगे। तो इसलिए ये ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि क्राउन ये चाहता है, ब्रिटेन का क्राउन ये चाह रहा था कि भारत के जो लोग हैं ना, उनको विश्वास में लिया जाए कि अब तक कंपनी ने जो किया सो किया। यानी एक तरह से ये पल्ला झाड़ रहे हैं कि कंपनी ने किया सो किया, भूल जाओ, अब मैं बॉस हूं भारत की, मैं भारत को देखूंगी, और इसलिए आप अब टेंशन ना लें, आप मेरे ऊपर भरोसा करें, विश्वास करें। अब भारत में जो भी सरकार काम करेगी, जो भी ब्रिटेन की तरफ से भारत में जो सरकार काम करेगी, वो सरकार बड़ी ही एक जिम्मेदार सरकार होगी, उत्तरदायी सरकार होगी जनता के प्रति, जनता के कल्याण के लिए वो काम करेगी। भले एक अच्छा यहाँ का प्रशासन होगा, एक अच्छी व्यवस्था हम भारत को देने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। आप शांति बना के रखें, आप हम पर भरोसा करें, विश्वास रखें, भारत का विकास हम करेंगे। इस तरह की बातें कौन कह रही है? महारानी कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि उनको पता है, अगर भारत में रूल करना है ना, भारत में लंबे समय तक टिकना है ना, तो भारत की जनता को अपने विश्वास में लेना पड़ेगा, ताकि ये दोबारा से इस तरह की कोई क्रांति या इस तरह के कोई बहुत बड़े आंदोलन वगैरह नहीं हो। यानी इनको लगता था कि महारानी की जो सत्ता है वो भारत में खिसके नहीं, और भारत ब्रिटेन के पकड़ में रहे। तो उसके लिए जरूरी है कि यहाँ के लोगों का भरोसा जीत लो आप, यहाँ के लोगों को लगे कि ये जो अंग्रेज हैं, ये तो हमारा भला कर रहे हैं, यहाँ पर रह करके हमें तो बहुत एक तरह से ये कहें कि हमारे अच्छे के लिए ये लोग आए हैं। तो इस तरह का ये भारतीयों के मन में है ना, अपने प्रति विश्वास पैदा कराना चाह रहे थे। इसलिए फिर महारानी ने क्या किया, ये कानून है ना, 1858 का कानून तो पहले आया, फिर इसके बाद में महारानी ने घोषणा करवाई। उस समय महारानी कौन है भाई? विक्टोरिया। महारानी कौन है? विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया ने क्या क्या किया? तो अब देखो, आप कंफ्यूज ना हो, पहले ये कानून आया, इस कानून ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी का बोरिया बिस्तर बांध दो, ठीक है, बांध दिया। इसने कहा अब भारत में किसका रूल होगा? ब्रिटेन के क्राउन का होगा, ब्रिटिश क्राउन का होगा, ठीक है, आ गया। अब महारानी क्या कह रही है? महारानी एक घोषणा कर रही है, जिसको हम उद्घोषणा कह रहे हैं। महारानी ने घोषणा की। तो महारानी ने घोषणा क्यों की होगी? महारानी घोषणा के जरिए ये बताना चाह रही थी कि अब जो शासन होने वाला है आपके देश में, वो बहुत ही अच्छा शासन होगा। वहां पर हम पूरी आपका पूरा मतलब केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे, कल्याण करेंगे, भला करेंगे। ये आप जानते हो, इस तरह की शब्दावलियां काम में राजनीति में ली जाती हैं।
एक जिम्मेदार सरकार देंगे, जवाबदेही सरकार देंगे, उत्तरदायी सरकार देंगे, जो लोगों की समस्याओं को दूर करेगी, ये सारी बातें महारानी विक्टोरिया अपनी उद्घोषणा में करती हैं। तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा आती है, और ये जो उद्घोषणा है, यानी महारानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा थी, उसको 1 नवंबर 1858 को, उस समय आपको ध्यान होना चाहिए कि लॉर्ड कैनिंग, भारत भारत की कमान किसके पास है? लॉर्ड कैनिंग के पास। भारत के लास्ट गवर्नर जनरल हैं, फिर यही भारत के पहले वायसराय बन जाएंगे। तो ये लॉर्ड कैनिंग साहब, जो ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया थी, उनकी घोषणा को भारत में लेके आते हैं और भारत के लोगों को पढ़ के सुनाते हैं, देखो महारानी आपके लिए कितनी चिंता करती है। बात को आप समझ रहे हो ना? ताकि भारतीयों को लगे, ओ हो, अब तो महारानी का शासन आ गया, अब हमारे कोई टेंशन नहीं है, अब तो सब हमारे मतलब बढ़िया ही बढ़िया होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। तो इस तरह का वो विश्वास पैदा करने के लिए उन्होंने महारानी की उस घोषणा को भारत के इलाहाबाद में पढ़ा। कहां पर पढ़ा उन्होंने? इलाहाबाद में पढ़ा। और कब पढ़ा? 1 नवंबर 1858 को उन्होंने पढ़ा। किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। ठीक है, क्यों पढ़ा वो बात मैं आपको पहले ही डिस्कस कर दिया हूं, कि वो चाहते थे कि अब जो ब्रिटिश शासन जो भारत में हो, उसमें लोग विश्वास करें, भरोसा करें, और हम उनको बड़ा ही एक जिम्मेदार सरकार हम उनको देने वाले हैं, जो एक जिम्मेदारी के साथ भारत में काम करेगी, भारतीयों को अपना मानते हुए काम करेगी, इनको एक अच्छा शासन देगी, प्रशासन देगी, तकलीफें दूर करेगी, समस्याएं दूर करेगी, इनका भला करेगी, इनको सभ्य बनाएगी। ये तक कहते थे कि हम लोग तो भारत का भला कर रहे हैं, भारत पर उपकार कर रहे हैं, हम तो भारतीयों को सभ्य बना रहे हैं। तो यहाँ आने में ये लोग ये कहते थे, यहाँ आने में हमारा फायदा नहीं है, हम तो इनका फायदा करने के लिए आए, इनका भला करने के लिए आए, ये ऐसी बातें किया करते थे। तो अब चलो इसमें आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या है इसमें, प्रावधान क्या है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। ये तो हमने इसमें पढ़ लिया कि 1858 का कानून आया, शासन समाप्त हो गया, फिर महारानी की उद्घोषणा आई, और उस उद्घोषणा से महारानी ने क्लियर किया कि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं, तो हम भारत को अच्छे से चला लेंगे। तो अब देखो इस कानून में क्या क्या था, ये आपको देखना है, इस कानून में क्या क्या था। तो इस कानून का जो पहला पॉइंट है, ये तो मैंने आपको अब काफी देर हो गई इसको बताते हुए कि महारानी विक्टोरिया के हाथ में कमान आ गई, ये तो मैंने आपको क्लियर करा दिया है कि भारत में है ना, वो उसका शासन समाप्त हो गया है, कंपनी का, और क्राउन का शासन शुरू हो गया, तो विक्टोरिया के पास भारत का शासन सीधे तौर पर आ गया, ये बात तो हो गई। फिर देखो एक जो दूसरा पॉइंट है ना, वायसराय। अब फिर से भारत का जो गवर्नर जनरल था ना, इस पद का नाम चेंज हो गया, वायसराय। वायसराय का मतलब क्या होता था? ये भारत में ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि है, यानी कि सीधे सीधे, यानी ब्रिटेन में महारानी है, और भारत में उसका प्रतिनिधि, उसका एक तरह का एजेंट बोल लो, यानी कि जो उसके कहे अनुसार जो भारत में काम करे, वो हो गया वायसराय। तो पहले जो पद चल रहा था, भारत का गवर्नर जनरल, अब उस पद का नाम चेंज करके कर दिया गया भारत का वायसराय। और वायसराय का जो अर्थ होता है, उसका मतलब ही यही होता है कि आप सीधे सीधे किसके प्रतिनिधि हैं, किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? आप रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्रिटेन की महारानी के। ब्रिटेन की महारानी की तरफ से आप भारत में काम कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो सीधे सीधे आप उसके लिए आप किनके प्रति उत्तरदायी होंगे? उन काम के लिए ब्रिटेन के क्राउन के प्रति आप उत्तरदायी हैं, क्योंकि वो आप उनके प्रतिनिधि हैं, ये ध्यान रखना है। तो वायसराय का मतलब होता है कि आप ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि हैं, इसलिए इस पदनाम को चेंज किया गया, गवर्नर जनरल की जगह नाम आ गया वायसराय। तो ध्यान रखना है, पहला वायसराय कौन हो गया, इसलिए मैंने देखो थोड़ी देर पहले कहा था कैनिंग साहब भारत के लास्ट गवर्नर जनरल, क्योंकि फिर केनिंग ही क्या बनाए गए थे, केनिंग के टाइम में ये सब चेंज हुआ, ये सब उल्टा पलटी केनिंग के टाइम में हो रही है। तो केनिंग लास्ट हो गए और केनिंग पहले वायसराय हो गए। तो पहले वायसराय कौन हो गए? लॉर्ड केनिंग। तो अब तक देखो हमने तीन चीजें पढ़ी। मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूँ, तीन हो गए ये पहले पहले, ये जो नाम आ रहे हैं ना पहले पहले। तो हमने देखा था 1773 में ना, बंगाल जो था, बंगाल का
गवर्नर जनरल बना था। पहला चेंज हो रहा था कि बंगाल के गवर्नर को हमने गवर्नर जनरल बनाया था, और वो था वारेन हेस्टिंग्स। ये सिस्टम चलता आया 1833 तक। 33 में हमने कहा कि नहीं नहीं, हम तो अब पूरा का पूरा ना, पूरी जो भारत की कमांड एक ही व्यक्ति को देना चाह रहे हैं, पूरे भारत की शासन सत्ता एक व्यक्ति को सौंपना चाह रहे हैं। ठीक है, सौंप दो। तो हमने कहा अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो ठीक है, बोले बना दो। बना दिया। किसको बनाया? विलियम बेंटिक को। ठीक है। फिर हमने कहा ये तो कंपनी का रूल चल रहा था तब ये पद थे, तो अब तो महारानी का आ गया। तो जो महारानी का रूल आ गया तो महारानी के रूल के हिसाब से पदों का नाम चेंज हुआ। तो अब गवर्नर जनरल का, जो भारत का गवर्नर जनरल का पद नाम था, वो चेंज हो गया। अब नाम क्या रखा गया? वायसराय। वायसराय का मतलब ही है कि आप क्राउन के प्रतिनिधि हैं, आप क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अब कौन आ गया? वायसराय का पद आ गया था, और जो सीधे सीधे क्राउन का प्रतिनिधि था। अब देखो, एक ये तीसरा जो पॉइंट है ना, दोहरी शासन प्रणाली, इसको समझ लो। अब है ना, मैं इसलिए कह रहा था कि ये जितने भी कानून है, अगर आप सीरियसली अगर इसको पढ़ोगे ना, तो फिर चीजें आगे ना जुड़ती चली जाती। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भारत का संवैधानिक विकास क्रम, क्योंकि विकास का मतलब ही क्या है? पहले वाली चीज से आगे आने वाली चीज है ना, थोड़ी बेहतर तो होगी, उससे अच्छी तो होगी, यही तो विकास होता है। तो इसलिए अगर आपने पहला कानून पढ़ा तभी दूसरा कानून समझ में आएगा, और दूसरा पढ़ा तभी तीसरा समझ में आएगा। अब कोई अगर मान लो सीधा ये पढ़े 1800, ये आपका 1858 वाला सीधा पढ़े, तो वो पढ़ेगा कि दोहरी शासन प्रणाली समाप्त। तो उसके पहले तो यही समझ में नहीं आया दोहरी क्या थी, कब शुरू हुई, इसमें क्या होता था। तो पहले उसको फिर वो वहां जाना पड़ेगा, पहले वाले वीडियो पर जाना पड़ेगा, और उसको पढ़ना पड़ेगा कि दोहरी शासन प्रणाली क्या थी। तो अब मैं आपको किस किस तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूं। आप ध्यान करो, दोहरी शासन प्रणाली ड्यूअल सिस्टम कब शुरू हो रहा है? 1784 में। याद आ रहा होगा आपको। दोहरी शासन प्रणाली ड्यूअल सिस्टम जब आपने पढ़ा था, सीओडी तो था ही, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक और राजनीतिक मामलों को कंट्रोल करने के लिए, आपको ध्यान हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक संस्था और बिठा दी थी, और वहां से फिर दोहरी शासन प्रणाली समाप्त हुई थी। तो 1858 में आकर के उन दोनों दोनों बोर्ड को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, क्योंकि अब बोर्ड का मतलब ही नहीं है, अब तो कंपनी का शासन ही नहीं है, तो कंपनी से जुड़ी हुई चीजों का क्या मतलब है? तो ये दोनों बोर्ड जो कंपनी को भारत में रूल कराने के लिए, कंपनी जो भारत में रूल कर रही थी, तब ये दोनों बोर्ड उस कंपनी के ऊपर हमने बिठा रखे थे। अब जो कंपनी का रूल नहीं, तो इन बोर्ड का भी कोई काम नहीं। अब आपके प्रश्न आ गया 1858 के भारत सरकार अधिनियम से, या फिर ऐसे आ जाएगा कि भारत में जो दोहरी शासन प्रणाली है, इंग्लिश में दे देगा ड्यूअल सिस्टम, या भारत में दोनों बोर्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति किस कानून से हुई थी, किस अधिनियम से हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, 1858 के कानून ने इन दोनों बोर्डों को खत्म कर दिया था। तो अब देखो, जब चीजें नहीं हो रही हैं, अब शासन पूरा बदल रहा है, शासन की बागडोर किसी और ने संभाल ली है। चीजें तो बदली है ना 1857 के बाद, अब भारत की बागडोर और संभाल ली है। तो आपको नहीं लगता भारत की जो व्यवस्था है, भारत में जो सिस्टम बना हुआ है, जो भी प्रशासनिक ढांचा बना हुआ है, और जो भी इन प्रशासनिक ढांचों का एक क्रम बना हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत तो महारानी चेंज करेगी अपने हिसाब से, क्योंकि अब महारानी को पूरा भारत देखना है। तो महारानी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि पहले तो आपने ठीक है कि भारत में गवर्नर जनरल बना रखा था, यहां तक बात ठीक है। गवर्नर जनरल था, उनके ऊपर सीओडी काम करता था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम करता था, ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन चूंकि अब तो मुझे भारत को देखना है, तो उन्होंने कहा कि भारत को देखना है तो मुझे एक और व्यक्ति लंदन में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि अब लंदन में जो दो बोर्ड बैठे हुए थे वो तो हमने खत्म कर दिए, और वायसराय भारत में बैठता था। तो अब भारत में तो वायसराय बैठता है, तो वायसराय और महारानी को कनेक्ट करने के लिए एक और आदमी बिठा दिया लंदन में,
क्योंकि लंदन में जो दो बोर्ड थे वो तो खत्म कर दिए, तो अब बोर्ड तो खत्म कर दिए, तो वायस राय को सीधा महारानी से कनेक्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए इन्होंने कहा एक और आदमी बिठा देते हैं, टेंशन मत लो। तो इन्होंने एक और नया आदमी लेके आ गए ये लोग, यानी कि इन दोनों बोर्ड को खत्म कर दिया और बोर्ड की जगह ये एक नया पद ले आए। और इनको कहा कि आप लंदन में ऑफिस बनाओ और यहां बैठो, और आप वायस राय को कंट्रोल करो, और भारत की जो भी रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट सारी की सारी कहाँ दोगे आप? महारानी को। तो देखो एक क्रम हो गया, सबसे ऊपर बॉस कौन है? ब्रिटिश क्राउन। उसके नीचे कौन आ गया है? ये भारत का राज्य सचिव। और उसके नीचे जो भारत में काम कर रहा है वो है वायसराय। इस तरह से ये इनकी एक हिरारकी बन गई थी, इनका एक पदानुक्रम बन गया कि सबसे ऊपरी ऊपर कौन? ब्रिटिश क्राउन, जो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का मालिक। फिर ब्रिटेन की महारानी की तरफ से भारत के मामलों को देखने के लिए, भारत के अंदर तो वायसराय बिठाई दिया ब्रिटेन की महारानी ने, लेकिन ब्रिटेन की महारानी ये चाहती थी वायसराय के भी तो ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो उन्होंने भारत के राज्य सचिव नाम से एक पद बनाया, एक पोस्ट बनाई, और ये इस व्यक्ति को इन्होंने कहां बिठा दिया? लंदन में बिठा दिया, लंदन में इनका ऑफिस कर दिया। तो ये लो साहब, एक नया नया पोस्ट आ गई है, ये ध्यान रखना, एक नई पोस्ट आ गई। इसका नाम क्या है? भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये नाम आएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमने और नाम, जब हम बीओसी की बात कर रहे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, तब हमने उसमें 6 लोगों की बात की थी, तब हमने जो अध्यक्ष उसका बनाया था वो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, यानी कि ब्रिटेन का एक तरह से विदेश मंत्री। हमने वो बातें की थी। लेकिन ये कौन सा है? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लगा हुआ है, यानी कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो है, राज्य सचिव तो है, लेकिन कहाँ का? भारत का। इसलिए इस पद का पूरा नाम क्या है? भारत का राज्य सचिव। तो इसका ऑफिस हमने कहाँ बनाया? लंदन में। ठीक है साहब, क्योंकि ये लंदन में है तो महारानी को रिपोर्ट करना भी तो आसान हो जाएगा। भारत वाला कहाँ से भेजेगा फिर इतनी? तो भारत वाला वायसराय से ये बोलेगा कि भाई बता भारत में क्या चल रहा है, तो ये बता देगा, वायसराय कहेगा साहब ये चल रहा है। फिर महारानी वायसराय से थोड़ी सीधे बात करेगी, महारानी कह देगी हाँ आप भारत के राज्य सचिव, आप बताओ, वायसराय से आप रिपोर्ट लो। तो ये वायसराय से रिपोर्ट लेगा, रिपोर्ट लेकर के कहाँ पहुंचा देगा? उसमें आपको महारानी के पास पहुंचा देगा। और ये भारत का जो राज्य सचिव था ये किसको बनाते थे? ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन होता था? कैबिनेट मेंबर। कौन होता था? कैबिनेट मेंबर। यानी जो भारत का जो राज्य सचिव किसको बनाया जाता था? जो ब्रिटेन की सरकार के मंत्रिमंडल में जो मंत्री होता था ना, उसी को भारत का राज्य सचिव बनाया जाता था। तो आप बात समझ रहे हो कि सरकार का एक आदमी वायसराय के ऊपर बैठा दिया गया है। और जो सरकार का जो संवैधानिक हेड है, आपको पता है जैसे भारत में जो संघ सरकार है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और जो राज्य की सरकार है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो वैसे ही ब्रिटेन की जो सरकार का संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, यानी नाम मात्र का जो मुखिया था, वो कौन था? ब्रिटिश क्राउन। तो अब उसकी जो ब्रिटिश क्राउन की जो सरकार थी, उसी सरकार के मंत्रिमंडल का एक मंत्री कहां बिठा दिया? वायसराय के ऊपर। और उस पद को नाम क्या दे दिया? भारत का राज्य सचिव। तो ध्यान रखना है, भारत का राज्य सचिव किसको बनाते थे? किस व्यक्ति को बनाते थे? जो ब्रिटेन की सरकार के मंत्रिमंडल में कोई ना कोई मंत्री होता था, उस मंत्री को भारत का राज्य सचिव बनाया जाता था। और जब मंत्री को आप भारत का राज्य सचिव बना रहे हैं, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी है? ब्रिटेन की संसद के, यानी ब्रिटेन की संसद इनसे सवाल जवाब कर सकती थी, और इनसे अपनी रिपोर्ट भी मांग सकती थी, और इसको ब्रिटिश संसद के अंदर सवालों के जवाब देने होते थे। क्योंकि ब्रिटिश संसद पूछ सकती थी कि बताओ भारत में क्या चल रहा है। उत्तरदायी होने का मतलब यही है कि आप उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके सवालों का जवाब आप देंगे। तो ये भारत का राज्य सचिव किसका मेंबर है? कैबिनेट का। और कहाँ की कैबिनेट? ब्रिटेन की कैबिनेट, यानी ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का ही कोई मंत्री होता था, जिसको क्या बनाते थे? भारत का राज्य सचिव बनाते थे। अब देखो,
जो भारत का जो राज्य सचिव है, उस राज्य सचिव के पास भी तो पूरा भारत है। भाई भारत का राज्य सचिव लंदन में बैठ के किसको देख रहा है? भारत के शासन प्रशासन को पूरे को संभाल रहा है। और भारत में उसके शासन और प्रशासन को चलाने के लिए कौन बैठा हुआ है? वायसराय। दो आदमी बैठे रहे, भारत में वायसराय बैठा हुआ है और वायसराय के ऊपर लंदन में बैठा हुआ है भारत का राज्य सचिव। तो भारत के राज्य सचिव के पास तो पूरा भारत है देखने के लिए। तो पूरे भारत को चलाने के लिए क्या अकेला काफी है क्या? जब हमने ये देखा था, गवर्नर जनरल जो शुरुआत में बनाया था, उसके लिए हमने 4 लोगों की एक परिषद बनाई थी शुरुआत में 1773 में। तो अब तो उसके बाद में तो कंपनी का क्षेत्र बहुत बढ़ गया था। हमने देखा था सिंध कंपनी में शामिल हो गया था, बर्मा हो गया था, पेगू हो गया था, पंजाब हो गया था। तो कंपनी के पास तो भारत में बहुत बड़ा एरिया आ गया था। तो इतने बड़े एरिया को चलाने के लिए एक आदमी के बस की बात तो है नहीं। तो बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे विषय हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, ध्यान रखना, कितने लोगों की? 15 लोगों की एक टीम बना दी, एक काउंसिल बना दी। और इनके साथ सलाह मशवरा करेगा कौन? भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव किससे सलाह मशवरा करेगा? इन 15 लोगों की टीम से। तो ये 15 लोगों की क्या बना दी है? एक परिषद बना दी। इस परिषद को हम क्या बोलेंगे? इंडियन काउंसिल, भारतीय परिषद, या काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत की परिषद। तो भारत की परिषद में कुल कितने लोग हो गए? एक तो भारत का राज्य सचिव हो गया और 15 इसके जो सलाहकार थे वो हो गए। तो कुल मिला के भारत की जो परिषद बनाई गई थी, काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी, ध्यान रखना है, ये टोटल इसमें कितने हो गए? 16। 15 तो ये खुद परिषद के मेंबर हैं और एक भारत का राज्य सचिव है। तो टोटल अगर जब आपके ऐसे आए कि भारत परिषद में कुल सदस्य कितने? 16। लेकिन अगर वो प्रश्न में ही ऐसे डाल दे कि भारत के राज्य सचिव के अलावा परिषद में कितने लोग थे, तो 15। और अगर ऐसे पूछ ले कि कुल कितने, तो 15 तो खुद है। और भारत का राज्य सचिव तो इस सलाहकारी जो टीम है, जो परिषद है, इसका हेड तो वही होगा ना, इसकी अध्यक्षता तो वही करेगा, तो वो भी इस परिषद का मेंबर कहलाएगा। तो कुल मिला के इसमें उसको अगर इसमें गिनेंगे तो टोटल लोग हो जाएंगे 16। ये ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भारत, जिसको हम ये भारत सचिव बोल रहे हैं ना, इसका सही नाम ये है, भारत का राज्य सचिव। इंग्लिश में नाम मिलेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की मदद के लिए कितने लोग हैं? 15। 15 लोगों का काम क्या है? सलाह देना। क्या देना है? सलाह। और इन 15 लोगों की जब मीटिंग होगी तो उसका हेड कौन होगा? वही जैसे गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद का हेड होता था, तो वैसे ही इनका हेड ये होगा। मैं आपको एक जरूरी सूचना दे रहा हूं, और खास तौर पर यह सूचना जो इस क्लास को जो यूट्यूब पर सुनेंगे उनके लिए है, कि जो भी यूट्यूब चैनल पर इस क्लास को सुनेंगे देखेंगे, तो उनसे मेरा एक आग्रह है कि वो ये जो अभी जो श्रृंखला चल रही है इंडियन पॉलिटी के अंदर भी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके अंतर्गत हम अलग अलग कानून, जो ब्रिटिश ने जब भारत में शासन किया तो अलग अलग कानून उन्होंने बनाए, और जिससे फिर धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास आगे हुआ, आगे बढ़ा। और फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ संवैधानिक सुधार होते गए, फिर हमारे संविधान सभा बनी और हमने अपना संविधान लिख लिया। अगर इन सारी चीजों को आपको अगर अच्छे से समझना है, तो आप ध्यान रखें, प्रत्येक जो वीडियो है वो आगे आने वाले वीडियो के लिए एक आधार का काम कर रहा है, नींव का काम कर रहा है। पहले वाले कानून को समझे बिना अगले वाले कानून को आप समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, जो यूट्यूब पर देखेंगे इस वीडियो को, वो वीडियो को छोड़ छोड़ के ना पढ़े। अगर आप 5 नंबर वीडियो पढ़ रहे हैं तो 4 नंबर आप पहले पढ़े, वरना 4 के आधार पर ही तो 5 चल रहा है। 4 वाली बहुत सारी बातें 5 में आएंगी तो सीधा 5 नहीं समझ में आएगा। 6 नंबर वीडियो देख रहे हैं तो 5 वाला पढ़े। इस तरह से आपको क्रम से पढ़ना है। अगर आप किसी एग्जाम के सीरियस कैंडिडेट हैं
तो आपको सीरियसली ही इन वीडियो को देखना पड़ेगा, पूरा अच्छे से आप पढ़ें, अच्छे से समझें। और जिस क्रम में मैं वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूं, उसी क्रम में आप इनको पढ़ते चले जाएं, देखते चले जाएं, सुनते चले जाएं। और अगर कोशिश हो तो इनको लिख भी लें, आप इनको नोट भी कर लें, ताकि चीजें समझ में आए। इसलिए मैं एक बार पुनः आपको कह रहा हूं कि आप ये छोड़ छोड़ के, अगर कभी कोई क्रम का आपने वीडियो सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया, कभी कोई क्रम का, तो उससे बात नहीं बनेगी। उससे फिर वही है, फिर समस्याएं, कंफ्यूजन पैदा होंगे, और ये फिर परीक्षाओं में बड़ी दिक्कत पैदा करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इन वीडियो को इसी क्रम में आप पूरे इनको देखें, तभी आपकी ये चीजें क्लियर होंगी। और जैसे ही हमारा ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला जो पार्ट पूरा होगा, फिर हमारे नए जो वीडियो की श्रृंखला शुरू हो जाएगी, जिसमें हम भारत का संविधान निर्माण पढ़ेंगे। तो फिर उनके लिए फिर हम अलग से, जितने भी वीडियो बनेंगे उनके अलग से वीडियो बना देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे की क्लास अब अगले वीडियो में होगी, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इन क्लासेज की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर, या डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर हैं उन पर आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर सहित भेज सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जोड़ करके पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाई जा सके।